हेलो दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम के लिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके हर एक स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बस ये है कि आप ध्यान से देखें और इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन एक ऐसे व्यक्ति ने पूछा था, किया था अपने गुरु से, और वो थे चंद्रगुप्त। पूछने वाले थे चंद्रगुप्त, जवाब देने वाले कौन थे? उनके गुरु चाणक्य। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। उन्होंने प्रश्न किया गुरु से कि गुरुजी, किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है, तो कोशिश करने से क्या मिलेगा? फिर से, किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी थी तो कोशिश करने से क्या मिलेगा? तो चाणक्य ने मुस्कुराते हुए उनको जवाब दिया, चंद्रगुप्त को, और कहा, क्या पता ये भी लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे एक क्वेश्चन को जवाब था, एक शिष्य का एक गुरु से क्वेश्चन था और रिप्लाई था। इसको बहुत बेहतर तरीके से आप समझ सकते हो और अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे। टाइप ऑफ सेल। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं और इसको अलग अलग किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, उसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। बस शर्त यह है कि आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले आपके माइंड में जो भी से कि कुछ डाटा हो उसको हटा दो, अपने माइंड को थोड़ा सा खाली रखें, ताकि इससे यहाँ पे जो डाटा आएगा वो आपके माइंड में इंटर हो पाएगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट करें। कोशिकाओं के प्रकार या कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल या टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेल हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये टाइप्स ऑफ सेल आपको बताऊंगा। टाइप्स ऑफ सेल मतलब से कितने प्रकार की होती है कोशिकाएं? तो मेनली 2 टाइप्स ऑफ सेल, मतलब 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो 2 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी है? तो आपके सामने है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब इनके बारे में कुछ बताऊं उससे पहले आपको बेसिक थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा कोशिका के बारे में। कोशिका 2 प्रकार की है तो पता है आपको, लेकिन किस रूप में कैसे पाई जाती है समझने के लिए यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये ले लिया हमने कोशिका। ठीक है, कोशिका है। अब कोशिकाएं नॉर्मल जो कोशिका होती है जीव जंतु में कैसी होती है? ये कोशिका है। ठीक है, कोशिका, ठीक है, सेल। और इस कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है। ठीक है, सेंटर में एक केंद्रक होता है। तो यहाँ पे एक केंद्रक है ये। ठीक है, अब यहाँ पे निकले क्या है? ये केंद्रक। ठीक, अब यहाँ पे केंद्रक के अंदर कुछ लिक्विड टाइप से भरा होता है। ठीक है, जिसे प्लाज्मा भी कहते हैं। तो केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा होता है वो, उस द्रव को क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव। ठीक है, केंद्रक द्रव। और केंद्रक के बाहर और कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली के बीच में, केंद्रक और इस कोशिका झिल्ली के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, ये द्रव, उसको क्या कहेंगे? कोशिका द्रव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये अंदर है, जो केंद्रक के अंदर है वो केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव, और जो कोशिका के अंदर है वो है कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। तो इस तरीके से एक कोशिका के अंदर क्या क्या होता है, ये बेसिक ऊपरी बातें बता रहा हूं मैं। उसके अंदर और भी बहुत कुछ है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, इसमें प्रोटीन वगैरह होता है। ठीक है,
तो इस तरीके से राइबोसोम वगैरह बहुत सारी चीजें होती है इसमें, पर वो बाद में डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी केवल ऊपरी तौर पे देख लें कि एक कोशिका होती है तो उसका रूप कैसा होगा, मतलब उसके बाद बड़ी बड़ी चीजें क्या होगी। ठीक है, कोशिका झिल्ली होती है, और उसमें से कि जो पादप कोशिका होती है उसमें भित्ति भी होती है। इस तरीके से हम केवल कोशिका की बात कर रहे हैं, न कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका की, वो अलग अलग बात में कहूंगा। तो कोशिका में यहाँ पे कोशिका होगी, उसके अंदर एक केंद्रक होगा। ठीक है, और कोई कुछ कोशिका ऐसी भी होगी जिसके अंदर केंद्रक नहीं होगा, जो बताऊंगा। ठीक है, तो कोशिका उसके अंदर केंद्रक और कोशिका भित्ति ये झिल्ली के बीच में जो द्रव भरा होता है उसको बोलते हैं हम कोशिका द्रव, और केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा होता है उसको हम बोलते हैं केंद्रक द्रव। ठीक है, अब यहाँ पे ये कोशिका की बात हुई, और इसमें यदि केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव इन दोनों को हम मिला लें, मतलब टोटल इन दोनों को एक साथ में मिला के बात करें, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जीव द्रव। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि केंद्रक के अंदर जो है द्रव उपस्थित होता है। ठीक है, गाढ़ा पारभासी द्रव उपस्थित होता है, उसको क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव। और कोशिका और केंद्रक के बीच में कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो द्रव उपस्थित होता है या फिर मौजूद होता है उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव। ठीक है, कोशिका द्रव। तो अंदर केंद्रक द्रव, इधर कोशिका द्रव। ठीक है, यदि इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे हम, जीव द्रव। मतलब जीव द्रव के मानव से डेफिनेशन की बात करें हम, तो एक ऐसा गाढ़ा पारभासी द्रव जो केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव के मिलने से बनता है। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव को सम्मिलित रूप से जीव द्रव कहते हैं। ठीक, तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये कोशिका का बेसिक जानकारी थी, वो आपको कंप्लीट हुई। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, क्या है। ठीक है, इसके अंदर की जानकारी क्या है वो पूरी डिटेल देखेंगे। तो अब देखो यहाँ सबसे पहले बात करें प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को यदि सही तरीके से समझ लिया आपने, तो इसको समझने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपका माइंड अपने आप काम करेगा कि यहाँ पे हाँ ये इसमें ये है, इसमें ये है। बस शर्त ये है कि इसको आप एक बार ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, इसको समझने देखो। सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक सेल, इस सेल को या इस कोशिका को हम आदिम कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, आदिम कोशिकाएं या प्रिमिटिव सेल। ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल को आदिम सेल या आदिम कोशिकाएं कहते हैं या प्रिमिटिव सेल कहते हैं। आपको ये भी बता दूं कि इसको ऐसा क्यों कहते हैं। ठीक है, आदिम कोशिकाएं क्यों कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको समझने के लिए देख लें कि पहले के जो मानव थे, मानव का जो विकास हो रहा था उस टाइम के जो मानव थे उनको क्या कहते थे, आदि मानव। ठीक है, उनको क्या कहते थे, आदि मानव। अभी तो नहीं बोलते हैं आदि मानव जो वर्तमान में है, पहले के कहते थे। ठीक, तो आदि मानव थे। क्यों, तो वहां पे देख सकते हो उस टाइम जो मानव था उसका संपूर्ण विकास, मतलब विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाया था। ठीक है, उस टाइम का जो मानव था वो विकास की अवस्था में था, विकसित पूरी तरीके से नहीं हो पाया था, इसलिए उसको आदि मानव कहते हैं। ठीक है, और अभी जो टाइम है, अभी जो मानव है, जो जंतु है, वो पूरी तरीके से विकसित है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे उसको आदि मानव कहते थे क्योंकि विकास नहीं हो पाया था। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका को आदिम कोशिकाएं कहते हैं क्योंकि इन कोशिकाओं का पूरी तरीके से विकास नहीं हो पाया है। क्लियर है, तो ये यहाँ पे क्लियर हुआ आपको। और ये तो हुआ आदिम कोशिकाओं का। फिर आदिम कोशिकाएं कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्लियर है। उसके बाद फिर बात करेंगे हम आकार। ठीक है, तो आकार जब विकास पूरी तरीके से नहीं हुआ तो ये समझ लो कि वो भी एक विकास की अवस्था में था, मतलब विकसित हो रहा था, मतलब बड़ा हो रहा था।
कोशिकाएं बड़ी हो रही थी, मतलब शुरुआत में जब विकास नहीं हुआ था तो ये एकदम सूक्ष्म थी। आकार कैसा था? बहुत छोटा था, 1 माइक्रोन टू 10 माइक्रोन तक, 1 माइक्रोन टू 10 माइक्रोन तक। ठीक है, इतना विकास, इतना आकार था किसका? प्रोकैरियोटिक कोशिका का, प्रोकैरियोटिक कोशिका का। तो ये आकार को देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे केंद्रक, तो केंद्रक का यहाँ पे पूर्णतः क्या है? अभाव है। यहाँ पे लिखा है पूर्णतः क्या है? अभाव है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक मतलब ये यहाँ का जो अंदर का भाग, ये वाला भाग, इसका क्या है? अभाव है। तो मान लो इसके अंदर केंद्रक नहीं है तो उसको, उस प्रकार की कोशिका को क्या बोलेंगे हम? प्रोकैरियोटिक कोशिका या पर ये प्रिमिटिव सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं जब जिसके अंदर केंद्रक नहीं होता है तो। ठीक है, अब केंद्रक की बात यहाँ पे कंप्लीट हुई कि केंद्रक का यहाँ पे पूर्णतः अभाव है, मतलब केंद्रक इस प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित है। क्लियर? अब यदि केंद्रक अनुपस्थित है तो केंद्रक झिल्ली नीचे यहाँ पे लिखा है। जब केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रक झिल्ली कहाँ से होगी? ठीक है, झिल्ली मतलब क्या होता है? उसके ऊपर का आवरण, बारीक बारीक पतली पतली जो परत होती है वो क्या होती है? वो झिल्ली बोलते हैं उसको। तो इस तरीके से यहाँ पे केंद्रक के अंदर, मतलब से यहाँ पे कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं है तो यहाँ पे किसी प्रकार कोई झिल्ली नहीं है। ठीक है, अब केंद्रक का अभाव, कोशिका झिल्ली का अभाव, उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे कि ऐसे कौन से जीव जंतु है जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल उपस्थित होता है या प्रोकैरियोटिक सेल होता है। ठीक है, तो कौन से जीव है ऐसे जो जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल नहीं होते हैं? तो देखो यहाँ वो है सबसे पहले जीवाणु, जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्या होता है? विषाणु, विषाणु। क्लियर? जिसे हम वायरस कहते हैं। ठीक है, वायरस। उसके बाद में फिर हम यहाँ पे ले सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, मतलब यहाँ पे नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। ठीक है, शैवाल। तो इसमें भी, इनमें और किसे कैसे जीवाणु होते हैं, लेकिन इससे खास तौर पे ये जीवाणु, विषाणु और नील हरित शैवाल, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब फिर बात करें हम यहाँ पे गुणसूत्र की, तो यहाँ पे गुणसूत्र लिखा है, इसको, इसका इंग्लिश में जो वर्ड है वो भी याद रखना ताकि सीखे, वो बहुत जरूरी है। कभी कभी से गुणसूत्र लिखा हुआ ना आकर उसमें वहां पे क्वेश्चन में क्रोमोसोम लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, क्रोमोसोम यहाँ पे देखना है आपको, क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम ये। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे गुणसूत्र को क्रोमोसोम कहेंगे। तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं जिनका विकास पूरी तरीके से नहीं हुआ है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या होती है, वो कितनी होती है? जैसे कि मानव में कितनी होती है? 46। ठीक है, इस तरीके से हर जीव जंतु में अलग अलग होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल वाली जो जीव जंतु है उसमें क्रोमोसोम की संख्या, मतलब गुणसूत्र की संख्या केवल और केवल कितनी होती है? 1 होती है, मात्र 1। तो यहाँ पे केवल 1। ठीक है, केवल 1। क्लियर? तो अब यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद में अब हम बात करेंगे राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम, कोशिका के अंदर राइबोसोम भी होता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे राइबोसोम कहाँ पर होता है? तो जो कोशिका है, कोशिका के अंदर जो द्रव होता है, ये इस द्रव के अंदर क्या होता है? राइबोसोम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये राइबोसोम, और किस प्रकार का होता है? राइबोसोम के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो कौन से प्रकार का है? यहाँ पर जो राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में जिसमें केंद्रक का अभाव होता है, वहां पर 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। कितना? 70S प्रकार का, ये S। ठीक है, 70S प्रकार का राइबोसोम आपको मिलेगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो यहाँ पे 70S प्रकार। ठीक है, ये लिख लिया। अब यहाँ पे
कंप्लीट हुआ ये सब कुछ। अब आगे के और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे के पॉइंट डिस्कस करने से पहले आपको इसी के साथ में इसको थोड़ा सा ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी तुलनात्मक रूप से अपन अध्ययन करेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा, उसको समझ के से केवल याद रख सकते हैं। तो देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आदिम कोशिकाएं थी, क्योंकि इसका विकास पूर्णतः नहीं हुआ था। तो ये कोशिकाएं कैसी होगी, यूकेरियोटिक कोशिकाएं कैसी होगी, ये पूर्णतः विकसित थी, ठीक है, पूर्णतः विकसित है। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे पूर्णतः विकसित। पूर्णतः विकसित, ये उसके बाद में फिर सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे। तो इसका आकार कैसा होता है, 1 माइक्रोन टू 10 माइक्रोन, मतलब बहुत सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म दृष्टि से देखना पड़ता है बहुत बारीकी से, तब जाके मालूम पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सूक्ष्म होता है यहाँ पे, तो सूक्ष्म इसका लिख रहा हूं सूक्ष्म, ठीक है। तो इसका आकार कैसा होगा, यूकेरियोटिक सेल का इसका थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, आकार बड़ा होता है, आकार बड़ा मतलब इतना भी बड़ा नहीं, सोच से कम स्पष्ट कर लें या फिर से इसको पकड़ लें कि कोशिका को अलग अलग, ठीक है, इस तरीके से नहीं, उसको भी सूक्ष्म दृष्टि से देखना पड़ता है। लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका होती है इससे बड़ा होता है, ठीक है। अब फिर आगे बढ़े, आकार का हुआ, फिर आता है केंद्रक की बारी। अब देखो यूकेरियोटिक कोशिका होती है, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, ठीक है, ये केंद्रक है तो केंद्रक उपस्थित होता है इसमें यूकेरियोटिक कोशिका में। तो अब यदि केंद्रक उपस्थित है, यहां पे लिख देता हूं मैं केंद्रक उपस्थित, ठीक है, केंद्रक उपस्थित। यदि केंद्रक उपस्थित है तो इस केंद्रक के ऊपर बाहरी एक आवरण भी होगा, ठीक है, कोशिका है, कोशिका के ऊपर भी आवरण होता है, कोशिका झिल्ली इसको बोलते हैं। तो केंद्रक के ऊपर भी आवरण है ये, इस तरीके से। तो केंद्रक की झिल्ली होगी, तो यहाँ पे केंद्रक झिल्ली का यहाँ पर अभाव था, तो इधर क्या था, इधर क्या है, यहाँ पर भी केंद्रक झिल्ली उपस्थित है, ठीक है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित है। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख ले केंद्रक झिल्ली क्या है, उपस्थित है, क्लियर। उसके बाद में अब यहाँ पे उदाहरण के तौर पे जीवाणु, विषाणु और नीलहरित शैवाल को लिया था। तो इधर यहाँ पे यूकेरियोटिक कोशिकाएं किस प्रकार के जीव जंतु में रहेंगे, तो ध्यान रखें जीवाणु, विषाणु और नीलहरित शैवाल के अलावा जितने भी जीव जंतु हैं इस संसार में, सभी में यूकेरियोटिक सेल ही आपको मिलेगा, ठीक है। समस्त जीव जंतुओं में यूकेरियोटिक सेल मतलब पाया जाता है, ठीक है, किनके अलावा, जीवाणु, विषाणु और नीलहरित शैवाल के अलावा, ठीक है। ये समझ लेना, मैं लिख नहीं रहा हूं, यहाँ पे जगह कम है थोड़ी। ठीक, अब यहाँ पे क्रोमोसोम की बात करेंगे, गुणसूत्र की बात करेंगे। तो यहाँ पे गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम यहाँ पे कितना होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में तो केवल एक ही होता है, ठीक है, इसमें केवल एक ही होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कितना होता है, तो यहाँ पे सभी में, प्रत्येक जीव जंतु में अलग अलग होता है, मतलब एक से अधिक होता है। तो यहाँ पे एक से अधिक, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे यह आ जाएगा क्रोमोसोम या गुणसूत्र। अब बात करें हम यहाँ पे राइबोसोम की, तो राइबोसोम इस प्रकार, इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी इसमें 70S प्रकार का, ठीक है, 70S प्रकार का था। तो यहाँ पर जो राइबोसोम है इसमें, जिसमें केंद्रक होता है जिस कोशिका में, मतलब जिसको यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं, इसके अंदर 80S प्रकार का, 80S प्रकार ये वाला राइबोसोम होता है, ठीक है। तो राइबोसोम का प्रकार यहाँ पे 80S प्रकार है और यहाँ पे 70S प्रकार है, मतलब डिफरेंस कितने का है, 10 का है, ठीक है, 10S का डिफरेंस है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। अब आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पे कि प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकेरियोटिक क्या है, ठीक है, इनकी विशेषताएं क्या है, इनमें क्या क्या डिफरेंस है,
अंतर भी कंप्लीट हुआ और ये क्या है ये भी समझ गया। ठीक है, अब कुछ फैक्ट और बता रहा है यहाँ पे जिसको ध्यान से देखना है आपको, और हो सके तो पहले इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो ताकि बाद में भी आप देख सकते हो। ठीक है, हाँ, तो अब इसका अगला पॉइंट क्या है इन दोनों का। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसका जो निर्माण होता है या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका बनती है ये मुकुलन के द्वारा बनती है। ठीक है, मुकुलन के द्वारा बनती है। मुकुलन एक क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा प्रोकैरियोटिक कोशिका बनती है। और यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा यूकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण होता है और इसमें मुकुलन के द्वारा निर्माण होता है। क्लियर? अगला पॉइंट और देखें, इसमें लैंगिक प्रजनन होता है और इसमें लैंगिक प्रजनन नहीं होता है, इसमें नहीं होता है और इसमें लैंगिक प्रजनन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका संपूर्ण जानकारी लगभग कंप्लीट हुई। किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बारे में, या फिर बोले कि कोशिकाओं के प्रकार के बारे में। क्लियर? और अब इस लेक्चर को या फिर इस क्लास को थोड़ा सा ध्यान से देखें। एक बार देख लिया आपने, दूसरी बार उसको रिवाइज करके देख लें ताकि इसे की 100% आपको अपने माइंड में फिट हो सके सारी जानकारी और आपको याद रहे। ठीक, और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में और अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। लेकिन लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगा, यदि आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको डेली इस टाइप के एक से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मिले और कंटेंट अच्छे से अच्छे आपको मिल पाए। और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें और अपनी जो तैयारी होती है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।